प्रस्तावना रखी है। मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय वयोवृद्ध गांधी विचारक और कार्यकर्ता आदरणीय दयाराम नामदेव जी, केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के सचिव और मध्य प्रदेश गांधी भवन न्यास के अध्यक्ष संजय सिंह जी, वरिष्ठ गांधी विचार कार्यकर्ता गीता बहन, दमयंती बहन, यहाँ उपस्थित जिलों से आए सभी हमारे आदरणीय सम्माननीय सर्वोदय के कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि गांधी जी की प्रासंगिकता पर हम क्या ही बात करें, क्योंकि हम उसको दिल से स्वीकारने वाले और जीने वाले लोग हैं। लेकिन हमको इस बात पर ज़रूर विचार करना पड़ेगा कि अगर हम ये कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के विचारों के वाहक हैं और महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप समाज निर्माण करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी कार्य पद्धति और हमारे अपने सामाजिक अभिक्रम के बारे में हमको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि महात्मा गांधी का विचार हमारे व्यक्तिगत जीवन को किस तरह से स्पर्श कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, किस तरह से वो हमको ट्रांसफॉर्मेट कर रहा है। अगर वो हमको छू रहा है, अगर हमको बदल रहा है, तो निश्चित रूप से वो हमारे आसपास की दुनिया को भी बदलेगा। अगर वो हमको ही नहीं बदल पा रहा है, तो फिर हम किस विश्वास से समाज में बदलाव के लिए आगे जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है जिस पर हमको विचार करना है। दरअसल हम बार बार सामाजिक परिस्थितियों की बात करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात करते हैं, उसका हम बहुत रोना भी रोते हैं कि सब चीज़ें प्रतिकूल हो गई। सच बात है, विचार के अनुरूप कहीं कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। आज जैसा कि चिन्मय जी ने परिदृश्य रखा है कि युद्ध और हिंसा से पूरी दुनिया आक्रांत है और अभी तक के युद्ध और हिंसा के इतिहास में ये दौर और बहुत भयानक है कि जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या विश्व की तमाम अलग अलग शक्तियां हो, संप्रभु राष्ट्र हो, एक तरह से सब तमाशीन की तरह खड़े, या अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं गुटरेश, उन्होंने फलस्तीन के मुद्दे पर भी और यूक्रेन के सवाल पर भी बहुत मुखरता से बातें कही हैं, बहुत मानवीय प्रश्न उठाए हैं, मानवाधिकारों के प्रश्न उठाए हैं और फलस्तीन में जिस तरह से महिलाओं और बच्चों के ऊपर हिंसा हुई है, उनको प्यासा मार देने की, भूखा मार देने की कोशिश हो रही है। बम और बारूद से तो मार ही रहे थे, लेकिन अब एक नया वेपन सामने आ गया है। क्रूरता की ये पराकाष्ठा है कि हम किसी मुल्क को जिससे युद्ध लड़ रहे हैं उसको हम प्यासा मार देंगे, उसको भूख से मार देंगे। दरअसल ये हिंसा की पराकाष्ठा है, चरम पराकाष्ठा है। युद्ध की अपनी जो नैतिकता थी वो ये थी कि सैनिक और सैनिक आमने सामने लड़ेंगे, नागरिकों पर प्रहार नहीं करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए दोनों जगह, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो या फलस्तीन का, वो सीधे तौर पर नागरिकों पर हमलावर। स्कूलों पर बम डाले जा रहे हैं, अस्पतालों पर बम डाले जा रहे हैं,
नागरिक जहां शेल्टर लिए हुए, शेल्टर में भी बम गिराया जाता है। तो ये इस तरह की भयावहता, नृशंसता, क्रूरता और एक इस तरह का गैर जिम्मेदार बिहेवियर जो किसी की भी परवाह नहीं कर रहा है, वो परिदृश्य हम आज दुनिया में देख रहे हैं। दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है। आप हमारे देश के संदर्भ में देखिए, अभी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो तनाव पैदा हुआ है, वो आतंकवादी घटना के बाद से अभी युद्ध तक की जो घटना हुई है, आप ये देखिए कि इसी देश में शांति और सौहार्द की वकालत करने वाले टारगेट में हैं। वो कर्नल नरवाल की पत्नी जिन्होंने ये कहा कि आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे ऊपर जिन आतंकवादियों ने हमला किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, हम न्याय चाहते हैं। लेकिन हम इस आतंकवादी घटना को आधार बना करके सारे मुस्लिमों के खिलाफ ये जो नफरत फैलाई जा रही है, हम इसके खिलाफ हैं। तो उनको क्या क्या बोला गया? मतलब ये है कि आज जो शांति की बात करेगा, जो युद्ध के विरुद्ध बात करेगा, वो कर नहीं सकता है। इस तरह की परिस्थितियां बना दी गई हैं कि हम शांति, सौहार्द, अमन, चैन, भाईचारा और युद्ध के खिलाफ अगर बात करते हैं तो हम टारगेट में आते हैं। तो जिस निर्भयता की बात, गांधी के जिस निर्भयता की बात चिन्मय जी कर रहे हैं, आप कल्पना करिए कि अगर आप निर्भय नहीं हैं तो आप तो बात भी नहीं कह सकते। सामने खड़े होने की बात क्या है? तो निर्भयता पहली शर्त है अहिंसक सेनानी के लिए। जो भी अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए पहली शर्त क्या है? और आप देखें कि गांधी जी ने जो बात कही अहिंसा के संदर्भ में, तो कही ही हमारे पूरे वैदिक चिंतन में भी, और जो हमारी एक सांस्कृतिक सोच रही है उसमें भी अभयम को पहला स्थान माना गया। हमारे यहाँ दैवी संपदा की बात होती, दैवी संपद विमोक्षाय, तो उसमें दैवी संपदा में अभयम को पहला लक्षण माना गया। और गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम्। तो ये निर्भयता की बात तो वहां कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभय प्रदान करता, लेकिन यहां कोई प्रदान करने वाला नहीं है। गांधी की निर्भयता एक दूसरे तरह की निर्भयता, उसको अर्जित करना है, वो प्रदान नहीं की जाएगी। कोई आपको देने वाला नहीं है, कोई कृष्ण देने वाला नहीं। गांधी की अहिंसा आपको उस अभय के पास ले जाती है। और जैसा कि कहा गया कि अहिंसा माने असीम प्रेम। ये प्रेम, असीम प्रेम जो है पूरी मनुष्यता के प्रति, ये आपको निर्भय होकर के कहीं भी आने जाने, किसी के साथ खड़े होने, किसी के पक्ष में बोलने की ताकत देता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज हम सब लोगों को अपने अपने अंदर इस बात को टटोलना चाहिए कि हम युद्ध और हिंसा के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाने के लिए कितने शक्तिशाली, अंदर से कितने निर्भय महसूस करते हैं। अगर हमारे अंदर वही शक्ति नहीं है, हम भी आतताइयों के साथ खड़े हो जाएं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगे, तो मुझे लगता है कि फिर फर्क ही खत्म हो जाएगा, हमारे और उनके बीच का फर्क ही खत्म हो जाएगा। तो आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि गांधी जन अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर निर्भयता के साथ ये बात कहने की हिम्मत करें, हिमाकत करें कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं, हम किसी भी तरह के जो जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं
ये जो राजनीतिक भौगोलिक सीमाएं हैं, मनुष्यता को इससे बियॉन्ड मानते, पूरे विश्व मानवता की हम बात करते हैं और उस मनुष्यता को बचाने के लिए हम खड़े हुए। जो दी तोर डाक सुने क्यों ना, तो वे एकला चलो रे। कोई ना भी आए हमारे साथ तो भी हमको अकेले खड़े होकर के ये बात कहना है और उसके पक्ष में डटे रहना। ये जो चीज़ है ना, यही हमको ताकत देती है हमारे समाज में खड़े होने की और कुछ बातों को आगे ले जाने। तो आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है हमारे अपने समाज में, जिस समाज में भी हम रहते हैं, उस समाज में घृणा को, नफरत को विफल करने की। क्या हम अपने समाज में, अपने गांव में, खेड़े में, मोहल्ले में, शहर में, क्या हम ये संकल्प लेकर के खड़े हो सकते हैं कि हम सर्वधर्म प्रार्थना की बात करेंगे, सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे और इस घृणा और नफरत के खिलाफ एक आवाज़ बनकर के उभरे? पहली बात तो ये, जब हम ये करेंगे तब हमको गांधी की प्रासंगिकता पर विचार नहीं करना पड़ेगा, वो हमको हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष खड़ा हुआ नजर आएगा। फिर पूरे पर्यावरण का पूरा मसला, पानी का मसला, ग्लोबल वार्मिंग का मसला, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का देखती हैं, तो उन्होंने पिछले दिनों कहा कि अब ग्लोबल वार्मिंग के स्टेज से हम लोग आगे बढ़ गए, ये वाइलिंग स्टेज है, उबल रहा है, अब गर्म नहीं हो रहा है, अब उबलने लगा है। तो हमको आप ये देखें कि जब भी आप पर्यावरण की बात करेंगे तो गांधी आपको खड़ा मिलेगा, वो एक जवाब बन करके खड़ा मिलेगा। या अभी यहाँ नौजवानों की बात हुई कि काफ़ी संख्या में नौजवान साथी आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, सुखद बात है और ये अच्छा शाइन है। तो नौजवानों का जो पूरा प्रश्न है, मसला, वो चाहे बेरोजगारी का हो या उनके पूरे भविष्य का सवाल हो, आप देखिए, जांचिए, परखिए, तलाशिए कि क्या गांधी जवाब के तौर पर उनके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। गांधी जी के जाने के बाद विनोबा जी का एक बड़ा सुंदर कोटेशन है और वो, उनसे बड़ा गांधी को मानने वाला कौन होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई गांधी जो है जैसे का तैसा आज नहीं चलेगा, तो कैसा चलेगा? आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के सामने गांधी को हमको जवाब के तौर पर प्रस्तुत करना पड़ेगा, चाहे वो हिंसा की समस्या हो उसके सामने या बेरोजगारी की समस्या हो उसके सामने, ये समाज में जो जिस तरह से ये जो आपस में ही लड़ने लड़ाने की जो बात हो रही है उसके सामने। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए करने के लिए बहुत सारा काम है और गांधी जवाब की तरह हमारे साथ है। हम उस जवाब को लेकर के समाज के साथ जाएं, संवाद करें, उनको साझीदार बनाएं और नए अभिक्रम खड़ा करें, तो हमारे अंदर से भी ये निराशा दूर होगी और समाज से भी ये निराशा दूर होगी। आप सबको धन्यवाद।